आइए बच्चों, आज 10वीं की गणित में नेक्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। त्रिभुज, 6वीं इकाई में त्रिभुज का चैप्टर दिया हुआ है और इसमें कुल 7 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 1 अंक वाले, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। तो इस तरह से इसका ब्लूप्रिंट है। तो आइए पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को किस नाम से जाना जाता है? ये याद होगा, त्रिभुज में जैसे ये आपका त्रिभुज हो गया ABC, अगर BC के समानांतर हम ये एक रेखा खींचें जो अन्य 2 भुजाओं को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो AD बटे DB बराबर होता है AE बटे AC। यही है ना, अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में ये विभाजित करेगी। इसको हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, तो ये याद रखिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान क्या होगा? तो इसमें एक्चुअली ये प्रश्न समकोण त्रिभुज का है। इसमें AB का मान दिया है, जैसे अगर ये मान लें ABC, तो AB का मान दिया है 6√3 और BC का मान 6 सेंटीमीटर। BC का मान 6 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछता है कि कोण B का मान कितना होगा। इसमें AC का मान नहीं दिया है। एक्चुअली इसमें AC का मान दिया जाना चाहिए। ये सवाल थोड़ा सा गलत लग रहा है। पाइथागोरस प्रमेय में इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा? ये 6 36 हो गया और ये 36 तिहाई, 3 त्रिकाई 9, 3 6 18, ठीक है ना। 36 तिहाई 3 6 18, 3 त्रिकाई 9 1 10, 108 होगा। जोड़ेंगे तो 144 होगा। 144 का वर्गमूल 12, तो ये 12 होगा। इसमें AC का मान 12 भी दिया होना चाहिए, सिर्फ BC और AB दिया हुआ है, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए कि AB बराबर 6√3, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोण B क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चूँकि AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग हो रहा है, ठीक है। AB का वर्ग अभी 108 आया था और ये 36 और ये 144, तो ये पाइथागोरस प्रमेय में ऐसा होता है, 144 बराबर 144। ये आपको लगाना नहीं है। अगर 2 भुजाओं के वर्गों का योग का वर्गमूल तीसरे के बराबर हो रहा है या 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है, उस स्थिति में वो कोण समकोण होता है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण समकोण होता है। तो इसमें 12 भुजा AC है, AC के सामने का कोण यानी B समकोण होगा, यानी 90 अंश का होगा। तो इसमें कोण B 90 अंश का होना चाहिए, इसका आंसर। लेकिन प्रश्न है ये थोड़ा सा गड़बड़। चलिए कोई बात नहीं।
बोर्ड में जो प्रश्न आएगा वो बिल्कुल कन्फ्यूजन वाले नहीं रहेंगे उसमें। तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज है ABC, इसमें D समानांतर है AB। अभी जैसे चित्र बनाए थे, ये ABC एक त्रिभुज हो गया, ऐसे इसका नामकरण करते हैं। और ये जो D है ये समानांतर है BC के, ठीक है, इसमें D समानांतर है BC के। अब इसमें मान दे रखा है, CD दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, CD D समानांतर AB। अच्छा, AB इसको मानना पड़ेगा ABC, ठीक है, D समानांतर फंसना चाहिए AB के, तो ऐसा होगा। तो इसमें CD दिया है 3, EC दिया है 4, EC दिया है 4 और B दिया है 6, B दिया है 6। तो DA निकालिए, ये इसका मान क्या होगा, ये DA। तो अभी हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय देख चुके हैं, ये बटे ये बराबर ये बटे ये होता है ना। अगर इसको थोड़ी देर के लिए यक्स मान लें तो इस टाइप का प्रश्न 2 नंबर का भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे 3 बटे यक्स बराबर होना चाहिए 4 बटे 6 के। बिल्कुल सीधा सा तरीका अपनाना है, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। 3 बटे यक्स बराबर 4 बटे 6। अब ये तिर्यक गुणा कर दीजिए 4 यक्स बराबर 18, 18, तो यक्स बराबर हो जाएगा 18 बटे 4। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 से काट देंगे तो 9 बटे 2 हो जाएगा। यक्स का मान क्या होगा, 9 बटे 2। अब इसमें 9 बटे 2 नहीं दिया हुआ है, 9 में 2 को भाग देंगे तो 4.5 आएगा, 4.5। तो इसका C नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना, ये 4.5 आएगा। तो इसका सही उत्तर C हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। यही देखिए जो दूसरा सवाल था उसी का एक नया रूप इसमें दिया हुआ है। तो पहली भुजा अन्य 2 भुजाओं, पहली भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो जो पहली भुजा कह रहा है वो कर्ण होगी और उसके सामने का कोण 90 अंश का होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा A नंबर। 5वां है, किसी त्रिभुज ABC में D समानांतर BC, ADX DBX -2 AEX +2 तथा ECX -1, तो x का मान क्या होगा। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, अगर ये आ जाएगा और आप वहाँ लगाते बैठे रहेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर याद होने चाहिए। इसी तरह की सिचुएशन है, ये ABC त्रिभुज है जिसमें D समानांतर BC, D समानांतर BC, तो यहाँ ये नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, D समानांतर BC यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये A हो जाएगा। ऐसा चित्र इसका बनेगा। अब इसमें देखिए दिया क्या है, AD दिया है x, ये दिया है x, DB दिया है x-2, ये इसका मान है x-2, और AE दिया है x+2, ये दिया है x+2, और EC दिया है x-1। तो इसमें एक जो रिलेशन बनेगा यानी x बटे x-2 बराबर x+2 बटे x-1, ऐसे, ठीक है, ये बटे ये बराबर ये बटे ये। अब इसको तिर्यक गुणा करके हल करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पर आपको हल नहीं करना है, निकालना मान है, कैसे निकलेगा आप थोड़ा सा बता देते हैं। अब आप इसका गुणा करेंगे तो ये x-2 और x+2, याद होगा ये ऋण b ये धन b, तो ये हो जाएगा x² ऋण 2 का वर्ग 4, और x का गुणा इसमें होगा तो x² -x। अब ये x² को आप काट दीजिए, ठीक है, -x और यहाँ -4। अगर -x को आप लेफ्ट में लाएं तो प्लस हो जाएगा और -4 को राइट में ले जाएंगे तो प्लस, यानी x का मान 4 निकल आया। तो इस तरह से इजली निकल रहा है, लेकिन देखने में बड़ा ये जटिल प्रश्न लगता है। इसका आंसर B नंबर होगा 4।
तो ये 5 प्रश्न हो गए आपके विकल्पी। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये याद हो गया होगा अब तक। दूसरा है सभी वर्ग, तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। और तीसरा है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं कि उनके संगत कोण बराबर हैं, है ना, समकोणिक का मतलब हुआ दोनों के संगत कोण बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे या बराबर होंगे। और पांचवा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखिए इसी का विलोम, अगर ये समानांतर हो तो समान अनुपात में विभाजित करेगी, और अगर समान अनुपात में है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो फिर ये समानांतर होगी तीसरी भुजा की। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न बना के दे सकता है। इसके बाद सत्य असत्य लिखिए। पहला है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। सही है, ये एकदम सही कथन है। दूसरा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दोनों कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी सही है। कोण कोण उप प्रमेय जो है, अगर दो कोण भी बराबर हो जाएं दो त्रिभुजों के संगत तो वो समरूप हो जाते हैं। और तीसरा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। वर्गों के अंतर के बराबर नहीं होता बल्कि वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय में, तो ये गलत कह रहा है। तीसरा ये गलत हो जाएगा, असत्य। और चौथा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के समकोण समकोण होता है। ये सही है, विकल्पी प्रश्न में ये आ चुका है। तो इस तरह से आपको सत्य सत्य वाला हो जाएगा। एक शब्द में उत्तर देने के लिए दो प्रश्न दिए हुए हैं। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते। सभी समबाहु त्रिभुज तो समरूप होते हैं लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, तो ये असत्य सत्य सत्य वाला नहीं है। ये होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आपको लिख देना है नहीं होते हैं। और दूसरा है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ होते हैं। तो ऐसे इसको करना है। इसके बाद 2 नंबर के और 3 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो इसमें 5वां प्रश्न जो दिया है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है। वही केस है, देखिए ये मान लीजिए ABC त्रिभुज है और एक रेखा जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC। ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है, ये एक खंड ले रहे हैं और पूरी भुजा AB, और यहाँ AE एक खंड ले रहे हैं पूरी भुजा AC। देख रहे हैं ना? अब ये कैसे प्रूव होगा? बस छोटी सी ट्रिक है इसमें, अगर समझ में आ गई तो बिल्कुल आप बहुत सरलता से इसको कर लेंगे। देखिए अभी थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कर चुके हैं। यहाँ आप सिर्फ इतना लिख दें अनुपातिकता प्रमेय से। ये चूंकि D समानांतर है किसके? BC के, तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या कहती है
इन खंडों का अनुपात समान होगा, यानी AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। यही ना है अनुपातिकता प्रमेय, यहीं से शुरू करना है आपको। अब इसमें करना क्या है कि इसको आप व्युत्क्रम कर दें, यानी पलट दें, यानी DB बटे AD कर दें और इसको EC बटे AE कर दें। ठीक है, ये एक स्टेप समझ में आ गया। हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दिए, यानी अंश को हर में, हर को अंश में लिख दिया ऐसा। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, DB बटे AD +1 यहाँ किए और EC बटे AE यहाँ भी +1 कर दिए। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, यहाँ आप लिखते भी जाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर क्या लघुत्तम होगा, AD लघुत्तम होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, DB प्लस AD, और यहाँ क्या लघुत्तम होगा, AE होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, EC प्लस AE। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, DB प्लस AD, ये DB है और AD है, तो DB और AD का योग क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और नीचे AD है ही है। ठीक है, इसी तरह से EC और AE का योग क्या होगा, AC हो जाएगा, और नीचे AE है ही है। ठीक है, तो यहाँ आप पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ फिर से व्युत्क्रम कर दीजिए, फिर से व्युत्क्रम मतलब पलट दीजिए, तो ये AD ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। इसमें ये AE ऊपर चला जाएगा और AC नीचे आ जाएगा। ये आपका प्रूव हो गया। यही ना निकालना था, ये आपको प्रूव करना था। ये चीज़ निकल आई। तो देखिए कहाँ से निकले, फिर से एक बार देखिए, ये अनुपातिकता प्रमेय से अगर ये समानांतर है इसके, तो ये होगा ही होगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब यहाँ आप पहले ये व्युत्क्रम कर दिए, या प्रतिलोम जो भी समझें, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, फिर यहाँ दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, फिर अब ये इसका मान AB हो गया है और इसका मान AC हो गया है। ठीक है, और फिर यहाँ व्युत्क्रम कर दिए, हो गया। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बन जाएगा ना। तो इस तरह से इसको कर लीजिए। इसके बाद छठवां एक बड़ा अच्छा प्रश्न दिया है। छठवां प्रश्न कहता है, एक आकृति दी गई है, आकृति इस तरह की है, देखिए इसमें ये जो पॉइंट है P है, P Q R, और बीच में ST। ठीक है, अब इसमें कहता है कि इस आकृति में क्या दिया है, PS बटे SQ ये बराबर है PT बटे TR। ठीक है, ये दिया है, तथा कोण PST ये बराबर है, ये कोण PST बराबर है कोण PRQ। ये यानी ये कोण बराबर है इस कोण के, इतना दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि PQ बराबर होगा PR के। एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। ठीक है, यानी सिद्ध क्या करना होगा हमको कि PQ बराबर होगा PR के, तब ना समद्विबाहु सिद्ध होगा।
प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। पी क्यू आर त्रिभुज है, एस टी इन दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है एस और टी पर। इसमें पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये अनुपातिकता प्रमेय में जैसा होता है वैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब ये पी क्यू समानांतर होगा पी आर के, ये बात समझ में आ गई। पी क्यू सॉरी ये एस टी समानांतर होगा पी आर, एस टी समानांतर होगा क्यू आर। ठीक है, क्योंकि ये बटे ये बराबर है ये बटे ये, तो ये एस टी समानांतर होगा क्यू आर। जब ये समानांतर होगा तो देखिए ये कोण और ये कोण संगत कोण न होंगे, यानी कोण पी एस क्यू किसके बराबर होगा, कोण पी क्यू आर। ये समानांतर है इसके, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे ना, संगत कोण हैं। और ये पी एस टी लिखिए यहाँ पर, पी एस टी बराबर होगा पी क्यू आर के। और पी एस टी किसके बराबर दिया हुआ है, पी एस टी दिया हुआ है कोण पी आर क्यू के, दिया ही है। पी एस टी इसके बराबर हुआ इससे, ये संगत कोण नियम से। ठीक है, और ये दिया है, ये दिया हुआ है, ये दोनों बराबर हुए कि नहीं, यानी कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू के। इन दोनों से निकला ना, पी एस टी के बराबर ये है और पी एस टी के बराबर ये भी है, तो ये दोनों बराबर हुए, यानी पी क्यू आर ये बराबर हो जाएगा इसके। ये बात समझ में आ गई। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होगी। एक नियम पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो Q के सामने की भुजा पी आर होगी और R के सामने की भुजा पी क्यू होगी। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख दीजिए पी क्यू बराबर पी आर के, इसलिए यहाँ लिख देंगे पी क्यू बराबर पी आर। इसका मतलब पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। सातवां प्रश्न दिया है आकृति में डी समानांतर बीसी। देखिए इस तरह की एक आकृति बनी हुई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर डी एक इस टाइप से एक रेखा खींची हुई है, ये डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसमें दिया है ए डी का मान 1.5, ये 1.5 दिया है, ये दिया है 3 सेंटीमीटर और ए ई का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ईसी ज्ञात कीजिए, ये ईसी आपको ज्ञात करना है। इस टाइप का प्रश्न बता दिए थे, बहुत आसान है। इसमें चूंकि डी समानांतर है बीसी के, इसलिए ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। ठीक है, ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इत्मीनान से इसको समझिए, बहुत सरल है। त्रिभुज का चैप्टर कठिन मान रहे हैं बच्चे, लेकिन इतना कठिन नहीं है। इसमें बहुत सरल प्रश्न दिए हैं, इतने कर लेंगे तो आपका 7 नंबर पक्का हो जाएगा। ए डी 1.5, डी बी 3 बराबर ए 1 और ई सी एक्स नहीं मालूम,
तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 1.5 यक्स बराबर 3 एकम 3 हो जाएगा। ऐसे तिर्यक गुणा करिए तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3/1.5। 1.5 यानी 1.5 होता है, ये 3 है तो 1.5 दूनी 3। ऐसे भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मान क्या आएगा 2। इसी भुजा का मान क्या हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी बात समझ में, बहुत सरल है ये, इसमें अब ज़्यादा समय नहीं लगाना है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, फिर इसी तरह का प्रश्न है। एक आकृति दी गई है ABC, कुछ इस तरह की आकृति है। इसमें भी ये एक समानांतर, ये BC के समानांतर, ये आपका ABC है, ये DE हो गया, ठीक है। इसमें DB दिया है 7.2, ये 7.2 दिया है, और ये दिया है 1.8, और ये दिया है 5.4। चाहे जैसा भी मान दिया हो, आपका जो सूत्र है वो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें भी उसी तरह लिखेंगे, चूँकि D समानांतर है BC के, D समानांतर है BC के, तो अनुपातिकता प्रमेय क्या कहती है AD/DB बराबर होगा AE/EC। अब AD नहीं मालूम है यहाँ, यानी x/7.2 बराबर 1.8/5.4, ठीक है। अब आपको यक्स का मान निकालना है तो यहाँ पर तिर्यक गुणा ना करके 7.2 को उधर ले जाइए। 1.8 गुणे 7.2 ऊपर हो गया, नीचे 5.4। इसमें ऐसी संख्याएं दी गई हैं कि वो कट जाएंगी। जैसे ये 1 अंक में दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक में आप 18 तिहाई 54 काट सकते हैं। और 3 से इसको जब काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी यक्स का मान आ जाएगा 2.4। तो इस तरह से क्या निकल गया AD यक्स माना गया था। तो इस तरह से AD बराबर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद 9वां सवाल एक है, अब ये थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगा तो सरल लगेगा। इसमें देखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ है, जिसमें AB समानांतर है DC के। समलंब चतुर्भुज इस टाइप से, समलंब चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसकी एक जो युग्म है भुजाओं का वो समांतर होता है। ये छोटी है, ये बड़ी है। 2 इसमें भुजाएं असमांतर होती हैं, ये दोनों भुजाएं असमांतर। तो ये समानांतर जो है भुजाएं, वो उनका नाम है ABCD, ठीक है। इनके विकर्ण O पर काटते हैं। एक विकर्ण ये हो गया आपका BD, और एक विकर्ण हो गया AC। ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं O पे काट रहे हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि, अब इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AO/BO बराबर होगा CO/DO। AO/BO बराबर CO/DO। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे O से हम एक AB के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, जो कि AD को मान लेते हैं E बिंदु पर मिलती है। यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, OE समानांतर AB, ठीक है। OE समानांतर
या सी डी पहले ले लीजिए, वही समानांतर सी डी खींचा। ठीक है, ये रचना किए हैं अलग से। अब देखिए, जब ये वही समानांतर है सी डी के, ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये अगर समानांतर है इसके, तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर किसके होगा, ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ। ये समझ में आ गया। जब हमने ये समानांतर खींचा तो इस त्रिभुज में, यहाँ आप त्रिभुज का नाम लिख दें, त्रिभुज ए डी सी में ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, या सी ओ इसको लिख दें। अच्छा, अब देखिए ये इसके समानांतर है और ये समानांतर हैं, पहले दिया हुआ है, तो ये जो ओ ई है वो ए बी के भी समानांतर होगा। यहाँ लिख दें, चूँकि ओ ई समानांतर होगा ए बी के। ज़्यादा इसमें आप तर्क मत दीजिए, सीधे लिख दीजिए कि ओ ई भी समानांतर होगा ए बी के। अब यहाँ पर हम त्रिभुज ए डी बी पर विचार करेंगे, त्रिभुज ए डी बी में। तो इसमें भी देखिए ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर क्या होगा, ओ बी बटे या बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, ए ई बटे ई डी बराबर होगा बी ओ बटे डी ओ। ऐसे ये आपका हो गया दूसरा संबंध। अब ए ई बटे ई डी का मान ये है पहले संबंध में, और ए ई बटे ई डी का मान ये है दूसरे संबंध में। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वही ना है, तो ये राइट हैंड साइड बराबर होंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 से ए ओ बटे सी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ। अब यहाँ करना क्या है, बी ओ को इधर लाइए और सी ओ को उधर ले जाइए। सी ओ उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा और बी ओ इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। यानी इसी से आपका निकल आएगा ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी। यही सिद्ध करना था, ठीक है ना, यही सिद्ध करना था। ये चीज़ आ गई तो है, देखिए बहुत सरल। अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए, कोशिश करिए कि बन जाए ये। इसके बाद 10वां सवाल है, एक आकृति इसमें भी बनी हुई है। आकृति कुछ इस तरह की है। ये त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, इसमें दिया है ए डी लंब बी सी। ए से एक लंब यहाँ पर डाला गया है, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है, इसका नाम है ए डी, ए डी। ठीक है, इस त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, ए डी लंब है, लंब का ये चिन्ह है भला, ए डी लंब है बी सी पर। तो सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसको कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित ये सवाल है। देखिए यहाँ ये हमने लंब डाल दिया, तो एक ये जो त्रिभुज बनेगा ये समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं, ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। और ये लंब है तो फिर ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज होगा।
तो यहाँ पहले आप त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ये होगा, बोला ये लंब है, ये आधार, तो कर्ण क्या होगा? ए बी। तो ए बी का वर्ग बराबर होगा, ए बी का वर्ग बराबर होगा ए डी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। ये समझ में आ गया? एक संबंध ये हो गया। पुनः त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, इसमें कर्ण क्या होगा? ए सी। तो ए सी का वर्ग बराबर होगा ए डी का वर्ग धन ए डी का वर्ग धन डी सी का वर्ग, ठीक है, या सी डी का वर्ग। समझ में आ गया? सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए ये लंब है, तो ये वाला त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है। इसमें कर्ण का वर्ग यानी ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए डी वर्ग धन बी डी वर्ग, और यहाँ कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी वर्ग धन सी डी का वर्ग। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि समीकरण एक में दूसरे को घटा देना है, एक में दो को घटाना है, यानी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इसमें इसको आप घटाएंगे, इसमें इसको आप घटाएंगे, ध्यान से देखिए, या नहीं समझ में आ रहा है इसको आप पूरा लिख दीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, इसमें घटाना है ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर ये है, ए सी स्क्वायर बराबर ये है, तो ये माइनस ये। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो ये ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, इसमें इसको घटा रहे हैं तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए माइनस लगा दिए तो दोनों का चिन्ह नहीं बदल गया। अब इसमें ये ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर कट जाता है, बचा यहाँ डी बी स्क्वायर और यहाँ माइनस सी डी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ये लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस ए सी स्क्वायर को उधर ले जाइए और ये माइनस सी डी स्क्वायर को लेफ्ट में लाइए, तो ये ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो ये डी बी स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर इसको लिखना चाहिए था, डी बी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर एक बात है। ये माइनस ए सी स्क्वायर उधर गया तो प्लस हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ गया, ये चीज़ निकल आई जो सिद्ध करना था। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का खेल है ये, तो इसको इस तरह से आप कर लीजिए। इसके बाद दो तीन और सरल सरल प्रश्न हैं, तो इनको निपटाई देते हैं। समय बहुत कम बचा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। 11वां प्रश्न जो है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी है कि उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? अब देखिए सीढ़ी लगाते हैं, सब लोग जानते हैं तिरछा लगाते हैं ना, तो मान लीजिए ये आपकी दीवार है, यहाँ से ये 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ सीढ़ी लगाएंगे। सीढ़ी ऐसे लगेगी, ये आपकी सीढ़ी हो गई। ये सीढ़ी जहाँ पहुँचती है वो 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पहुँचती है, ये आपको निकालना है। ठीक है, इसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ए बी सी। अब ये पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित ये प्रश्न है। आपको ए सी निकालना है। देखिए ए सी का वर्ग बराबर होगा बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग। ठीक है, अब देखिए ए सी का वर्ग पहले निकलेगा 2.5 का वर्ग धन 6 का वर्ग,
2.5 का वर्ग देखिए 25 25 हम 625 होता है ना, 2 अंक पे दशमलव लगेगा क्योंकि यहाँ 1 अंक पे है, वर्ग करेंगे 2 अंक पे लगेगा। 6 6 36 और 36 6 ये 42.25, ये AC स्क्वायर का मान हो गया। तो जब AC निकालना होगा तो क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, ये 6.5 आता है। देखिए वहाँ वर्गमूल निकालते बैठे रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा इसका वर्गमूल 6.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, नहीं तो अनावश्यक समय बर्बाद होगा। इस तरह इसको कर लें। इसके बाद 12वां प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न है ये भी। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ये दीवार है, ये सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है और जहाँ ये खिड़की लगी है वो ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो ये दीवार से सीढ़ी की दूरी आपको निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। कुछ भी इसका नाम दे दीजिए। अब देखिए यहाँ कर्ण मालूम है 10, तो ये लंब है, आधार निकालना है। हमने एक शॉर्टकट बताया था कि जब भी कर्ण के अलावा कोई भी भुजा निकालनी हो, जैसे यहाँ पर ये AC ये निकालने, तो आप रूट करिए बड़ी भुजा का वर्ग माइनस जो एक भुजा और दी गई हो, तो ये 8 का वर्ग। इस तरह करना सीखिए। कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का वर्गमूल करेंगे तो ये आधार के बराबर हो जाएगा। तो ये 100 8 × 64, 100 में 64 घटेगा तो 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी इसका मान 6 आएगा। आ गई बात समझ में? यानी दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसी तरह का एक सवाल और है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे पर एक तार कसा हुआ है। अब देखिए आपने देखा होगा बिजली के जो खंभे होते हैं उसमें स्टे वायर लगा रहता है। जैसे ये खंभा हो गया, ये स्टे वायर ऐसे लगा होता है, तो इसमें जो स्टे वायर है वो 24 मीटर लंबा है और पोल की जो लंबाई है वो 18 मीटर है, ठीक है। तो ये यहाँ से दूरी निकालनी है, ये कहाँ पे पोल गड़ा हुआ है, स्टे वायर कहाँ पे गड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह का सवाल हुआ ना, ये जैसे मान लीजिए AB आपका स्टे वायर हो गया और ये BC खंभा हो गया, तो C से A की दूरी अभी जो लगाए हैं उसी तरह से, यानी AC का मान कैसे निकलेगा, रूट निकालना पड़ेगा 24 का वर्ग ऋण 18 का वर्ग। अब देखिए 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है। 24 का वर्ग होता है 576 और 18 का वर्ग होता है 324, ये याद रखना पड़ेगा। 24 का वर्ग हो गया 576 और 18 का वर्ग हो गया 324, घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आता है 252। ये 252 आ रहा है इसका वर्गमूल। 252 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसका पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। ये जो है इसका अगर आप वर्गमूल लेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 7 7 6 42, 7 3 21 4 25, ठीक है। इसमें ये 2 का जोड़ा बनेगा, 3 का बनेगा, 7 का नहीं बनेगा। तो 2 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, 7 रूट के अंदर रहेगा, यानी 6√7 इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहीं 6√7, यानी इसका जो आंसर होगा इस तरह पूरा नहीं होगा, ये 6√7 इतने मीटर की दूरी पर ये आपका स्टे वायर गाड़ा जाएगा। तो ये बन जाएगा। और आखिरी प्रश्न एक है,
ये जो अभी एक सवाल बताए थे उसका अपोजिट है। ये जो आपका 9वां प्रश्न था उसका जस्ट अपोजिट है ये 14वां प्रश्न। इसमें कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। इस टाइप से कैसा भी आप चतुर्भुज बना दीजिए, इसका नाम है ABCD। एक क्रम से इसका नामकरण करते हैं ABCD। और कहता है कि इसके विकर्ण जो हैं, ये एक विकर्ण हो गया, एक ये विकर्ण, विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और इस तरह प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ठीक है। उसमें जो सिद्ध करने के लिए कहा गया था इसमें दिया हुआ है। चतुर्भुज में दोनों विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और AO बटे BO बराबर CO बटे DO, तो सिद्ध कीजिए कि ये समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो वही पैटर्न होगा इसको सिद्ध करने का। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक OE समानांतर AB खींचते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, OE समानांतर AB खींच दिया। अब देखिए OE समानांतर है AB के, तो ये D बटे EA या OB बटे OD भी कर सकते हैं। पहले उल्टा क्रम में लेते हैं इसको ऐसा लिखते हैं, OB पहले लिखते हैं फिर OD, ठीक है। EA बटे ये बराबर हो जाएगा ये बटे ये, यानी AE बटे ED, ठीक है। ये त्रिभुज ABD में आप ऐसा कर रहे हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। जब ये समानांतर है इसके, तो ये खंड बटे ये खंड बराबर होगा ये खंड बटे ये खंड, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये क्या है आपका BO और ये DO है, ठीक है। ये किसके बराबर है, चूंकि दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों के लेफ्ट साइड एक ही हैं, OB बटे OD, OB बटे नहीं, इसको जो है आपको बदलना पड़ेगा, AO बटे CO को इधर लाइए और BO को उधर ले जाना पड़ेगा, PO बटे DO। अब ये जो है, अब AO बटे CO है ना, AO बटे ये दिया हुआ है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो यहाँ आपने क्या किया, BO को उधर ले गया, BO बटे DO बराबर हो गया AO बटे CO, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसके बराबर है, इसको आप लेफ्ट में लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। BO बटे DO बराबर हो जाएगा AO बटे CO, AO बटे CO, ये AO बटे CO, इसको नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। ये तो देखिए यहाँ पे आ गया, ये रचना से आ गया, ये दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये दिया है। तो इससे ये निकलेगा आपका पक्षांतर करने पर AO बटे CO बराबर BO बटे DO। ये इसको लेफ्ट में कर देंगे, इसको राइट में कर देंगे। तो इस तरह से BO बटे DO बराबर AO बटे CO। अब 1 और 2 से देखिए, ये दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। इसका मतलब हुआ कि AE बटे ED
बराबर हो जाएगा AO बटे CO के। अब इसको ध्यान से देखिए, AE बटे ED बराबर हो रहा है AO बटे CO। तो जब इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो CD है वो OE के समानांतर हो जाएगा। इसलिए आप लिखेंगे कि OE समानांतर हो जाएगा DC के या CD के, ठीक है। और ये OE किसके समानांतर है, AB के, ये रचना से, ठीक है। OE जो है किसके समानांतर है, AB के, ये हमने रचना किया है। तो इन दोनों से OE DC के भी समानांतर है और OE AB के भी समानांतर है। इसका मतलब DC समानांतर होगा, इसलिए लिख देंगे कि DC समानांतर हो जाएगा AB के, ठीक है। और अगर DC समानांतर हो गया AB के, इसलिए ये ABCD ये समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। ABC कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, समलंब होगा। आ गई बात समझ में। हमको यही सिद्ध करना था कि ये दोनों समानांतर हो जाएं, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म एक युग्म समानांतर होता है। ये दोनों समानांतर तो नहीं है, लेकिन ये समानांतर होंगे। तो ये इस तरह से आप देखिएगा, पहले ये रचना करेंगे और फिर अनुपातिकता प्रमेय से ये बराबर कर लेंगे। फिर जो दिया जो है उसमें हम पक्षांतर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे और ये चेंज कर देंगे। और फिर 1 और 2 से राइट साइड बराबर कर देंगे। राइट साइड बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा वही समानांतर DC के, अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। और ये दिया ये रचना से, तो जब ये दोनों कथनों को हम मिलाएंगे तो DC समानांतर हो जाएगा AB के, DC समानांतर हो जाएगा AB के, तो ABCD समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ये कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो ये बन जाएगा। तो इतने प्रश्न दिए हुए हैं त्रिभुज के अंतर्गत, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो तैयारी हो जाएगी। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम निर्देशांक ज्यामिति लेंगे, तो अगला लेसन हमारा ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से धीरे धीरे लगे रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप आज की क्लास समाप्त करते हैं।